नमस्कार। रिजर्व बैंक द्वारा प्रायोजित इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी किसी न किसी रूप में अपने दैनिक जीवन में, अपने डे टू डे लाइफ में बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर रहे होंगे, या फिर किसी एनबीएफसी से व्यवहार किए होंगे, या फिर किसी पेमेंट सिस्टम का हिस्सा बने होंगे जब आपने डिजिटल भुगतान किया होगा। तो क्या आप इन संस्थाओं द्वारा दी गई सेवाओं और सुविधाओं से संतुष्ट हैं, या फिर कोई शिकायत है? अगर आप संतुष्ट नहीं हैं और आपको कोई शिकायत है तो ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास है। और यदि आप संतुष्ट हैं तो भी ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भविष्य में इसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। दरअसल आरबीआई द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम का मकसद है, ये उद्देश्य है, आपको इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देना। और इस बहुत ही खास कार्यक्रम में हमारे साथ इस वक्त एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ गई हैं। हमारे साथ हैं भारतीय रिजर्व बैंक की लोकपाल सुचित्रा मौर्य जी। सुचित्रा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बहुत ही खास कार्यक्रम में। मेरा बहुत ही फंडामेंटल सवाल मैम कि इस कार्यक्रम को दर्शकों के बीच लाने का आरबीआई की तरफ से मोटो क्या है, मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? नमस्कार सब आपको भी और आपके सभी दर्शकों को भी। जैसे कि आप जानते होंगे, रिजर्व बैंक का बहुत सारे सिस्टम के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको लाइसेंस देता है। हमारे जो विनियमित संस्थाएं हैं उनके ग्राहकों के अधिकारों के बारे में हमें उनको जागरूक करते हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं और उनकी शिकायतों का निवारण करते हैं। जी, कई बार ये भी लोग जानना चाहते हैं कि आरबीआई में एक लोकपाल की व्यवस्था की गई है। आरबीआई का जो लोकपाल होते हैं उनका क्या, उनकी कार्यक्षेत्र क्या, उनकी जिम्मेदारियां क्या है, वो किस तरह से काम करता है? रिजर्व बैंक का एक जो ओम्बड्समैन स्कीम है वो हमारे विनियमित संस्थाओं के ग्राहकों की सेवा में त्रुटि होती है तो उसको निवारण के लिए एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम है। जो जिसमें शिकायतें दर्ज की जाती हैं उनका हम मूल्यांकन करते हैं और उसमें अगर हमारे संस्थाओं की तरफ से कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसका कॉम्पेंसेशन हम शिकायतकर्ता को। इसमें शिकायत कोई भी कर सकता है? शिकायत जी, इसमें कोई भी कर सकता है। और इसका प्रोसेस क्या, अगर कोई किसी को कंप्लेन है, अगर वो चाहता है कि हम लोकपाल के पास जाएं, अपनी शिकायत दर्ज कराएं, इसका तरीका, इसका प्रोसेस क्या होगा? इसका जैसे हमारा जो स्कीम है ये एक वैकल्पिक शिकायत निवारण स्कीम है। वैकल्पिक इसलिए है क्योंकि सबसे पहले एक शिकायतकर्ता को अपने ही संस्था के पास जाना होता है। उसको एक मौका देना है कि अपना शिकायत का निवारण वो कर ले, खुद ही कर ले। और ये अपेक्षा होती है कि वो 30 दिन के अंदर अंदर शिकायत का निवारण हो जाए। 30 दिनों के भीतर? 30 दिनों में। क्योंकि उसका स्वाभाविक कारण ये है कि सारा डिटेल्स तो संस्था के पास है और शिकायत वो ही उसका निवारण सही मायने में कर सकते हैं। अगर 30 दिन के अंदर अंदर उनका शिकायत का कोई जवाब नहीं मिलता या जवाब मिलती है और संतोषजनक नहीं है, अगर संतोषजनक है बात वहाँ ख़त्म हो जाती है। अगर संतोषजनक नहीं है तो 30 दिन के अंदर भी वो शिकायत कर सकते हैं और जवाब नहीं मिला तो 30 दिन के बाद हमारे पास आ सकते हैं। तो जब हमारे पास शिकायत आता है तो हम हमारे जो विनियमित संस्था है और ग्राहक उसके साथ उनका व्यवहार है, हम शिकायत के बेसिस पे उनसे उनका रिस्पांस मांगते हैं कि उनको क्या कहना है शिकायत के बारे में। और अगर दोनों साइड के रिस्पांस हमारे पास आ जाते हैं तो उसका मूल्यांकन होता है और उसके हम ये देखते हैं कि अगर शिकायतकर्ता से कुछ और इंफॉर्मेशन मांगने की ज़रूरत है, जो कि कुछ नया इंफॉर्मेशन आया और संस्था ने कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन दिया जिससे शिकायतकर्ता से कोई टिप्पणी की आवश्यकता है, अगर है हम उसको फिर से मौका देते हैं कि उनको अगर कुछ कहना है तो उसके बाद कोई निर्णय लिया जाता है। और इसके बीच ये देखा गया है कि कभी कभी दोनों पार्टीज़ को बुला करके एक सुलह का एक मीटिंग का आवश्यकता रहती है, तो उसका भी एक प्रावधान है कि हम दोनों पार्टीज़ को बुला सकते हैं और बुला करके उनको अगर सुलह हो जाती है तो शिकायत उधर ख़त्म हो जाता है
और मतलब कोई एग्रीमेंट हो जाती है उसमें। अगर सॉल्यूशन नहीं निकला, समाधान नहीं निकला, तो कहीं अपील इसके ऊपर भी है? अगर सुलह की मीटिंग में कोई सोल्यूशन नहीं निकला तो ओम्बड्समैन एक एडवाइजरी इशू करते हैं, जो अगर ये भी पाया गया है कि कोई त्रुटि हुई है तो एक कॉम्पनसेशन का अवार्ड तो बाद की बात है, एक एडवाइजरी इशू होती है। अगर एडवाइजरी इशू होने में वो संस्था को उसका पालन करना आवश्यक है। आरबीआई के लोकपाल के पास किस तरह की शिकायतें आती हैं, क्योंकि आप लोग इसको डील करती हैं, किस तरह की शिकायतें जो शिकायत करता है, जो उपभोक्ता हैं, बैंकिंग सिस्टम, वो किस तरह की शिकायतें लेके आते हैं? देखिए, कोई भी सेवा का जो में त्रुटि है तो हमारे पास आ सकते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगा दिया हो, कुछ फ्रॉड हुआ हो, या उन्होंने जो है कुछ सर्विसेज मांगा वो नहीं दी गई हो, तो इस टाइप के कोई भी सेवा का जो त्रुटि है उसमें वो हमारे पास आ सकते हैं। और एक ये भी है कि रिजर्व बैंक की तरफ से एक एकीकृत लोकपाल योजना है, अगर इसको आप थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए समझा सके कि ये किस तरह की योजना है, एकीकृत लोकपाल योजना, और इसके जो फायदे हैं वो क्या? इसमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। हमारा जो ये स्कीम है, लोकपाल का स्कीम, सबसे पहले 1995 में शुरू किया गया था, जो कि सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के ग्राहकों के लिए था। 1995 के बाद से कई उसमें चेंजेस आई हैं, और उसके बाद जैसे देश में जो है एनबीएफसीज की प्रेजेंस बढ़ने लगी और लोग एनबीएफसी से भी जुड़ने लगे, ये इसको ध्यान में रखते हुए 2018 में एनबीएफसी के ग्राहकों के लिए एक अलग सा ओम्बड्समैन स्कीम इंट्रोड्यूस किया, जिसको ओम्बड्समैन का एनबीएफसी स्कीम कहा जाता है। वो पहले बैंक का था, फिर ओम्बड्समैन, फिर एनबीएफसी का स्कीम आया। उसके बाद ये पाया गया है कि जैसे कि इकोनॉमी में चेंजेस आते रहते हैं, नया पार्टिसिपेंट्स भी आते हैं, तो बाद में देखा गया कि जो है वो डिजिटल पेमेंट्स में बहुत बढ़ोतरी हो गई है। वो जो कि ये अभी आप जिसको भी देखिए वो माने डिजिटल पेमेंट्स यूज़ करते हैं, तो ये ज़रूरी लगा रिजर्व बैंक को कि डिजिटल ओम्बड्समैन का एक स्कीम इंट्रोड्यूस करे, जो कि 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो उस समय जो हमने देखा कि 3 अलग अलग स्कीम्स चल रहे थे, 3 अलग अलग स्कीम्स के मुआवजे भी अलग थे, प्रक्रिया भी अलग था। तो इसको सरल करने के लिए एक नया स्कीम इंट्रोड्यूस किया 2021 में, जिसको इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम कहते हैं। इसमें बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, फाइनेंस कंपनीज और पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स, तीनों के ग्राहक एक ही जगह पे, एक ही पोर्टल पे अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पहले एक और जो एकीकृत वाली जो वर्ड यूज़ हुई है, उसके एक और पहलू है, वो ये है कि पहले एक जोग्राफिकल एक जुरिस्डिक्शन का कॉन्सेप्ट था कि जिसका नियमित विनियमित संस्था का शाखा जिस एरिया में है, वो शिकायत उसी के रिजर्व बैंक के लोकपाल ऑफिस में करेंगे। तो उसमें अब इस बैरियर को खत्म कर दिया गया। इस बैरियर को खत्म किया, जिसकी वजह से या तो शिकायत रद्द हो जाती थी, या तो दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र करने में समय लगता था। इस समय जो एकीकृत योजना है उसमें जुरिस्डिक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है, और एक ही पोर्टल, एक ही जगह पे वो अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर वो उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है तो भी उसका निवारण होगा। कहने का मतलब कि अगर आप चाहे शहर में रह रहे हों या गांव में रह रहे हों, कहीं भी आप हों, आप उस पोर्टल के जरिए आप देश के किसी भी हिस्से से अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। शहर और गांव के अलावा एक राज्य से दूसरा राज्य में भी आप कहीं भी रहते हैं, आप कहीं से भी कर सकते हैं। अभी एक ही पोर्टल है, वो cms.rbi.org.in है, और ये तो ऑनलाइन शिकायत की बात है। अगर कोई भौतिक रूप में जैसे पत्र या डाक से कोई शिकायत करना चाहते हैं, तो वो चंडीगढ़ में हमारा CRPC सेंटर है, वो एक केंद्रीय जो है वो मतलब रिसीविंग सेंटर है, तो वहाँ पे एक ही एड्रेस है, उसी एड्रेस पे सारी शिकायतें, अगर फिजिकल लेटर है जो वो वहाँ पे लिख सकते हैं। अभी एक और कॉन्सेप्ट आया कि एक देश एक लोकपाल। मैं आप ही की बातों को आगे बढ़ाते हुए, इसके पीछे क्या सोच रही है, और अब जबकि ये लागू हो चुका है एक देश एक लोकपाल, किस तरह का काम ये कर रहा है? जैसे कि मैंने कहा, अभी बताया कि एक देश एक लोकपाल में
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने जो शिकायत दर्ज किया है वो अभी आप दिल्ली में बैठे हैं कि आपका शिकायत दिल्ली में ही उसका निवारण हो सकता है कि ये कानपुर या मुंबई के लोकपाल भी उसको टेकअप कर सकते हैं। वो ये क्योंकि स्कीम ज्यूरिसडिक्शन न्यूट्रल है और प्रोसेसेस सेम है, तो कोई भी कहीं भी उसका निवारण कर सकता है। रिजल्ट आपको दिल्ली में जितना मिलता तो वहाँ पे भी सेम प्रोसेस से सेम तरीके से और फास्ट मिलेगा। इसमें एक आया कि आरबीआई का जो ओम्बुड्समैन सिस्टम है, आरबीआई ओएस 2021, क्या उससे जो शिकायत की प्रक्रिया रही उसको सॉल्व होने में, उसको और भी जल्दी से रिजॉल्व होने में, उस प्रोसेस में तेजी आई है आपको लगता है? जी, जैसे फिलहाल हमारा 2021-22 का एनुअल रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उसमें ये पाया गया है कि पुराने जो स्कीम था, पुराने स्कीम से नया स्कीम में जो शिकायतें नया स्कीम में का निपटान हुआ है, तो उसमें काफ़ी टर्न अराउंड टाइम जिसको बोलते हैं, मतलब शिकायत मिलने में और निपटान होने में वो टर्न अराउंड टाइम में कमी आई है। और ये हमारी प्रयास भी रही है और आशा है कि इस एनुअल रिपोर्ट में हमको देखने को मिलेगा कि और टर्न अराउंड टाइम में घटौती हुई है। अगर किसी ग्राहक को किसी लोकपाल से या फिर जहां वो कंप्लेन लॉन्च करा रहा है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो फिर फर्दर वो क्या कर सकता है? उसके पास क्या कुछ और विकल्प हैं, क्या कुछ ऑप्शन है? जी देखिए, यहाँ पे कुछ हमारे जो निपटान करते हैं, कुछ हमारे ऐसे सेक्शंस हैं जिस सेक्शन में हम अगर क्लोज करेंगे तो कुछ अपीलेबल सेक्शन है और कुछ नॉन अपीलेबल है। जो अपीलेबल क्लॉज है उसके तहत अगर क्लोजर हुआ है तो वो हमारे जो सीपीडी सेंट्रल ऑफिस है उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, वो हमारे अपीलेट अथॉरिटी है, उनको अप्रोच कर सकते हैं अगर अपीलेबल हो तो। और हर क्लोजर लेटर में हम उनका एड्रेस इंडिकेट करते हैं कि अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो फिर वो अप्रोच कर सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर। अगर अपीलेबल क्लॉज में नहीं है, क्योंकि कुछ क्लॉजेस ऐसे हैं आप उसके वो क्लॉज में क्लोज हुआ तो अपील नहीं हो सकती, तो वो कोई भी कोर्ट में जा सकते हैं अपना फर्दर निवारण के लिए। क्योंकि इसमें टाइम भी काफ़ी लग जाएगा, क्योंकि अगर आप सेटिस्फाई नहीं है फिर आप कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट की तरफ से कब फैसला आता है, तो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसको लेके आरबीआई की तरफ से कोई टाइम फ्रेमिंग कि इतने ही दिन में, इतने टाइम में ये रिजॉल्व हो जाए ये केस? वैसे कोई टाइम फ्रेम वैसे स्कीम में फिक्स्ड नहीं है, लेकिन जैसे हमारे एनुअल रिपोर्ट में मैंने बताया कि टर्न अराउंड टाइम जो नया स्कीम के अंतर्गत है वो 38 डेज़ का है, जो कि मतलब काफ़ी अच्छा हमारे जो सिस्टम के हिसाब से आप देखेंगे काफ़ी प्रॉम्प्ट कह सकते हैं हाँ, तो ये प्रॉम्प्ट है, क्योंकि एक मिनिमम टाइम चाहिए होता है कि हम संस्था से भी रिस्पांस मांगे और शिकायतकर्ता से अगर फर्दर रिस्पांस चाहिए तो उससे भी हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है और उनको थोड़ा टाइम देना होता है कि वो अपना एग्जामिन करके रिस्पांस दें, और हमको भी एक मिनिमम टाइम चाहिए होता है कि उसका मूल्यांकन करके एक निर्णय तक पहुँचे। कभी कभी मतलब रिकन्सिलिएशन मीटिंग की भी ज़रूरत होती है, तो वो देखते हुए 38 डेज़ मेरे ख्याल से अगर कोई ऑल्टरनेट चैनल में जाएंगे तो इतनी तेज़ जल्दी नहीं होगा। और सबसे खास है कि ये पूरा निःशुल्क है, क्योंकि बहुत से लोग सर्विस है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत से लोग ये भी उनके मन में होगा कि आरबीआई का जो ओम्बुड्समैन है वो समझ लीजिए उनके लिए एक फाइनेंशियल गार्जियन है, कि अगर कोई उनके पास शिकायत है, कोई वो दुख तकलीफ है जो कि सिस्टम में कई बार हो जाते हैं लोगों के, तो वो उस गार्जियन के पास जाके अपनी शिकायत को लॉन्च करा सकता है। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग होंगे, मुझे यकीन है कि जिनके पास इस तरह की जानकारी नहीं होगी, अवेयर नहीं होंगे, क्योंकि आजकल फ्रॉड्स पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत से, आप भी जान रहे हो कि फ्रॉड्स पे बढ़ गए हैं डिजिटली। इस तरह की जानकारी लोगों तक हो, वो अवेयर रहें, इसके लिए आरबीआई क्या कुछ कदम उठा रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। इस मामले में आरबीआई इसके लोगों को आगाह करने में और जागरूक करने में आरबीआई इसको बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी समझता है। तो हम आरबीआई ओम्बुड्समैन के ऑफिस से हम लोग फ्रीक्वेंटली अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं स्कूल्स में, मोहल्ले में,
और टाउन हॉल मीटिंग्स भी करते हैं। ये हमारा लगातार कोशिश जारी रहता है। उसके अलावा अभी फ़िलहाल हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने न्यूज़पेपर के माध्यम से भी बहुत लोगों को जो है हमारे इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के बारे में, और अगर कोई शिकायत है तो कैसे उसका निवारण हो, तो रीच आउट किया था। नवंबर 2022 में हमने एक नेशन वाइड इंटेंसिव अवेयरनेस प्रोग्राम किया था, जिसमें हमने हर डिस्ट्रिक्ट को कवर किया था, और दिल्ली और हमारे जो एरिया में हर ब्रांच से अवेयरनेस प्रोग्राम हुई थी। हमने कोशिश की थी कि हर बहुत ही इंटेंसिव एक प्रोग्राम था। उसके अलावा जैसे हमारे सेंट्रल ऑफिस से आरबीआई कहता है कि जो माध्यम से हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन जो है मतलब बहुत रेगुलरली और बहुत एक्टिवली लोगों को मतलब अवेयर कराने में पूरा कोशिश करता है। और हम एडवर्टीजमेंट्स भी देते हैं न्यूज़पेपर में भी। 2 किताबें रिजर्व बैंक ने छपाए हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। एक है बिवेयर और एक है राजू एंड द 40 थीव्स। वो 2 बुकलेट्स जो हैं उसमें बहुत सरल तरीके से लोगों को समझाया गया है कि उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। वो दोनों जो है ये सब जो करते हैं, हमारे वेबसाइट पे आप जाएंगे तो भी सारा सूचना मिलेगा। बिवेयर और राजू एंड 40 थीव्स दोनों का वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और वैसे भी कोई भी अपने बैंक के ब्रांच में जाकर के इसके जो कॉपीज़ है वो ले सकते हैं। आपने कहा कि जो आरबीआई ओएस है उसमें तो सामान्यतः जितने भी संस्थान हैं वो तो जुड़े हुए हैं, उसके अंदर कवर हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी अभी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संस्थान हैं जो कि इसके दायरे से, इसके एम्बिट से अभी भी बाहर हैं। उनको रेगुलेट करने के लिए आरबीआई ओम्बड्समैन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है या फिर आरबीआई की तरफ से? शायद आपका सवाल है कि उनका शिकायतों का निवारण। हाँ, उनकी शिकायतों का। तो हमारे जो स्कीम में जो कवर्ड है, कुछ थोड़े से संस्थाएं हैं जो कि उसके बाहर है, तो उनके शिकायतों का निवारण करने के लिए हमारे सारे क्षेत्रीय कार्यालय में सीपीसी है, सीपीसी सेल्स हैं, तो उनका निपटान उधर से होती है। दर्शक और अगर इसके बारे में जानकारी चाहें, जो हमारे व्यूअर्स हैं, कि आरबीआई ओएस 2021 है क्या, हम इससे कैसे अपना बेनिफिट ले सकते हैं, कैसे अपने परिवार के सदस्यों को, समाज के लोगों को इसके बारे में बता सकते हैं, कैसे वो अपनी जानकारी हासिल कर सकते हैं? वो हमारा जो हमेशा जो अवेलेबल रहता है वो cms.rbi.org.in पे अगर ऑनलाइन जाएंगे तो उनको वहाँ पे मिल जाएगा। और अपने अपने बैंक ब्रांचेस में जाएं, अगर उनको कुछ जानकारी चाहिए, दे हैव टू, उनको मतलब गाइडेंस देना उनका एक जिम्मेदारी है। और हम भी जब भी हमारे पास कोई हमको लगता है कि कोई रिक्वायरमेंट है कि वहाँ हमें जाना है और उनको सचेत करनी है, तो हम भी जाते हैं। और जैसे अभी हम यहाँ इस माध्यम से भी आए रीच आउट करने के लिए, कोशिश हमारी पूरी रहती है। और बैंक्स को भी अपने अपने जो बैंक ब्रांच में भी जाकर के वो जानकारी ले लें। और अगर ज़रूरत होती है तो फिर मतलब हमारे पास अगर शिकायत आती है, ज़रूरत होती है कि यहाँ पे शिकायत ज़्यादा आती है, तो हम उसको भी समझते हैं और वहाँ पे अपनी तरफ से कोई प्रोग्राम अरेंज करके लोगों को बताते हैं, जानकारी देते हैं। चूँकि आप खुद भी एक लोकपाल हैं आरबीआई की, जब आप कोई फैसला देती हैं या फिर जितने भी ओम्बड्समैन हैं वो फैसला देते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है? मीन्स किस तरह से आप लोग उन चीज़ों को देखती हैं जो शिकायत हैं, प्रोसेसिंग उसकी कैसी होती है, और फिर आप जो फाइनल अवार्ड देती हैं, जो डिसीजन देती हैं, वो उसका प्रोसेस क्या है? देखिए, जब एक शिकायत आती है तो ये वाला जो सिस्टम है हमारा इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, उसमें इमीडिएटली जो हमारी विनियमित संस्था है उनको भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है कि ये शिकायत आई है, तो तुरंत वो असाइन हो जाता है वो बैंक को। और वो हमारे पास भी आती है, हम एग्जामिन करते हैं और उसके बाद जो हमको एग्जामिन करते हैं कि त्रुटियां क्या हुई और शिकायतकर्ता का शिकायत जायज़ है क्या और त्रुटि सच में हुई है, तो उसको एस्टैब्लिश करने के लिए एक मौका हम ज़रूर देते हैं कि संस्था को अपने पक्ष में अगर कुछ कहना है उनका बात रखने के लिए। तो जो शिकायत है और उसका हमारा संस्था का जो ब्रांच का जो
जो रिस्पॉन्स है वो हम देखते हैं कि जो है बैंक ने या एनबीएफसी ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से प्रोसेस किया और रिजर्व बैंक के गाइडलाइंस के हिसाब से प्रोसेस किया और उसके हिसाब से सब सही मायने में डिस्पोजल दिया कि नहीं दिया। और शिकायत अगर पहले वहाँ पे पहुँची है तो शिकायत का निवारण कैसे किया। अगर वो हमको सही पाया जाता है हम उसको उधर ही समाप्त करते हैं। अगर हमें लगता है कि उससे उसके साथ उसकी शिकायत जायज़ है और कुछ त्रुटि हुई है तो हम फर्दर इंफॉर्मेशन मांगते हैं कि ये डिसीजन उन लोगों ने क्यों लिया, ये इसका मूल्यांकन होती है। और कभी कभी दोनों रेस्पॉन्स से कुछ क्लियर अगर नहीं, पोजीशन क्लियर नहीं होती है तो एक रिकन्सिलिएशन मीटिंग जो सलाह करने के लिए एक मीटिंग रखते हैं और एक बार हम कन्विंस्ड होते हैं कि त्रुटि हुई है तो हम उसको एडवाइजरी इशू करते हैं कॉम्पेंसेशन के लिए। क्योंकि मैं भी एक आरबीआई की रिपोर्ट पढ़ रहा था, डिजिटल ट्रांजैक्शंस को लेके बहुत, हालांकि उसमें बहुत वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है, लेकिन डिजिटल फ्रॉड्स भी काफ़ी बढ़ गए हैं। इसको लेके बहुत सारी कंप्लेंट्स आरबीआई के पास जाती होंगी, ओम्बुड्समैन के पास जाते होंगे। लोग कैसे अवेयर हों और भी जागरूक हों और इस तरह की चीज़ों से वो अपने आप को बचा सकें, क्योंकि बहुमूल्य उनकी कमाई होती है, पैसे होते हैं, वो बचा सकें और अवेयर रहें, खुद भी अवेयर रहें और बाकियों को भी अवेयर कर सकें। इसके लिए आरबीआई की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? डिजिटल ट्रांजैक्शंस में बढ़ोतरी हुई है और फ्रॉड्स भी इस एरिया में बढ़ रहे हैं, ये एक हकीकत है। इसमें चंद चीज़ें मैं जो कहना चाहती हूँ कि फ्रॉड्स तभी हो पाती हैं जब हमारी तरफ से कोई चूक हुआ हो। अगर हम ज़्यादातर केस में, कभी कभी हैकिंग होती है वो अलग, हम उसको मतलब आम आदमी उसको नहीं कंट्रोल कर सकता, लेकिन ज़्यादातर जो देखा गया है कि 4-5 तरीके से फ्रॉड जो हो पाती है। एक तो ये है कि हमारे OTP है या पासवर्ड्स है और एम पिन है, जितने भी, और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, हमारा अकाउंट नंबर हम किसी के साथ शेयर कर देते हैं। हमारा जो क्रीडेंशियल्स जिसको कहते हैं, जैसे घर का चाबी होता है ताला का, वो अगर हमने शेयर कर दिया तो फ्रॉड हो सकता है, तो उसको कभी शेयर ना करें। दूसरी बात, ये जो एक सोशल इंजीनियरिंग मेथड से करते जो होती है फ्रॉड्स, वो ये है कि KYC अपडेशन या आपका बिजली का बिल का पेमेंट नहीं हुआ तो इसलिए बिजली का सर्विस काट देंगे, ये आती, इस टाइप का मैसेजेस जो आते हैं। तो फिर कोई भी लिंक आती है तो उसमें क्लिक कर देते हैं, क्लिक करके हम शेयर कर देते हैं ये सोच करके कि सच में शायद मेरी सिम ब्लॉक हो जाएगा या बिजली का सर्विस काट देंगे, इस टाइप का प्रेशर एक आ जाती है। तो हम लिंक पे क्लिक करके शेयर कर देते हैं, उसमें जो है नुकसान होती है। तो कभी भी कोई अगर अनजान व्यक्ति से कोई लिंक आए वो उस पर क्लिक ना करें। तीसरी जो हम लोगों ने देखा है कि वो काफ़ी सारे स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स होते हैं। तो स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स जो भी फ़ोन करते हैं कहते हैं कि स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड करो, और जो कस्टमर है ये उनको मालूम नहीं होता है कि स्क्रीन शेयरिंग ऐप से वो कोई भी OTP या पिन अगर टाइप करते हैं तो वो देख पाते हैं और उनको समझ में आ जाता है कि OTP क्या है। तो इनडायरेक्टली वो प्रेशराइज करते हैं और स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड करके वो ये जानते भी नहीं है कि उसको, मतलब ये अलर्टनेस नहीं रहता, अवेयरनेस नहीं है। तो स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स जैसे एनीडेस्क ये सब डाउनलोड ना करें, ठीक है। तो फिर और एक और जो बहुत कॉमन है वो ये है कि लोग क्या करते हैं, कोई भी बैंक के हेल्पलाइन को कांटेक्ट करने के लिए गूगल में जाकर के सर्च इंजन से हेल्पलाइन का नंबर मांगते हैं, का खोज करते हैं। और वो अक्सर ये देखा गया है कि हेल्पलाइन नंबर जो गूगल में आते हैं वो फ्रॉडस्टर्स के होते हैं। तो हेल्पलाइन का नंबर आप हमेशा अपने संस्था, जो भी जिस संस्था से आप जुड़े हैं उनका वेबसाइट से लें, गूगल सर्च इंजन से ना लें। आप जिस बैंक में आपका अकाउंट है, जिससे आप जुड़े हुए हैं, NBFC में है, वहाँ पे जो लिखा गया है उसी पे फ़ोन करें, गूगल सर्च इंजन यूज़ करके ना करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रही हैं। एक और भी है कि अगर कोई कहता है कि आपको लॉटरी मिली है और आपको आपके खाता में या कुछ आपको रिवॉर्ड मिला है, आपके खाते में पैसा आएगा, तो पैसा रिसीव करने के लिए कभी कोई OTP या पिन या QR कोड स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पैसा प्राप्त होने हैं तो
QR कोड स्कैन ना करें अगर कोई भी कहता है, या OTP उसमें एंटर, एम पिन या कुछ भी एंटर ना करें, UPI का पिन। इतना अगर आप मतलब करते हैं तो फ्रॉड होना नहीं, मतलब मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम के ज़रिए, क्योंकि आप एक खुद लोकपाल हैं, RBI की लोकपाल हैं, इस कार्यक्रम के आखिर में आप वो संदेश जो देना चाहें ताकि जो लोग हमारे दर्शक हैं वो इस बात को समझे, इस बात को फॉलो करें अपने डे टू डे लाइफ में, क्योंकि अब डिजिटल ट्रांजैक्शन है, फिजिकली भी वो जा रहे हैं। RBI के लोकपाल की तरफ से एक फाइनल मैसेज हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? रिजर्व बैंक का मैसेज हमेशा यही रहा है कि आप जानकार बनिए, सतर्क रहिए, और आप जितना एफर्ट्स हम लेते हैं थोड़ा सा एफर्ट्स आप लीजिए, हमारे मैसेजेस पढ़िए, और जो सतर्कता बरतने वाली मैसेजेस हैं उस पर ध्यान दीजिए और उसको अमल करिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा मैम, आप आई और इन तमाम विषयों पर हमारे साथ बहुत ही विस्तार से बातचीत की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विशेष कार्यक्रम हमारे साथ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ अभी जुड़ी हुई थी सुचित्रा मौर्य, जो कि लोकपाल RBI की, और इनका साफ तौर पे कहना है कि RBI ने तो अपनी तरफ से कदम उठा ही रहा है, लेकिन आप भी व्यक्तिगत तौर पर जो आपकी एक जिम्मेदारी है कि आप फाइनेंशियली लिटरेट होइए, चीज़ों को समझिए, जानिए, तभी आप इन चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझ सकते हैं। और RBI जो समय समय पर प्रोग्राम्स, जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाते रहते हैं, उससे भी आप जुड़े रहिए ताकि आप इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ सकें और अपने बहुमूल्य जो पैसा है, जो मनी है, उसको आप बचा के रख सकते हैं, किसी फ्रॉड से आप बच के रह सकते हैं और अवेयर रहिए। तो इसके साथ इस बहुत ही विशेष कार्यक्रम बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।